अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं जब इंडिया से पाकिस्तान में आया था उस वक्त मेरी उम्र 46 साल थी। इन 46 सालों में मैंने 26 साल नैनीताल के जंगलों में नौकरी की है। वहाँ शेर, चीते, रीछ, भेड़िए, लग्गड़, भग्गे बहुत होते थे और दूसरे जानवरों में सांबर, चीतल और हिरन भी थे। खरगोश भी पाए जाते थे। जंगल के इस इलाके में जहाँ मेरी ड्यूटी थी, एक नदी गुजरती थी जो एक पहाड़ी के करीब आकर झील बन जाती थी। पानी जमा होकर फैला हुआ था। उसके तीन अतराफ में दीवारों की तरह पहाड़ियाँ खड़ी थीं। इस झील में छोटे मगरमच्छ होते थे। हर एक दरिंदे और जानवर के शिकार की इजाज़त थी। सिर्फ मगरमच्छ ऐसा जानवर था जिसके शिकार की इजाज़त नहीं थी। इन दरिंदों में ऐसे इंसान भी थे जो दरिंदों से किसी सूरत कम नहीं थे। ये लोग जंगल के मुजरिम थे। शिकारी जो इस जंगल में आते थे लाइसेंस लेकर आते थे और यूं नहीं होता था कि वो जितने दरिंदे या जानवर मारना चाहें मार लें। हर शिकारी को बाकायदा परमिट मिलता था कि वो कौन से जानवर कितनी तादाद में मार सकता है। मसलन एक शेर और 2 हिरन, एक चीता वगैरह। एक से ज़्यादा शेर मारने की इजाज़त नहीं मिलती थी। कानून की पाबंदी कराने के लिए जंगल का सरकारी महकमा था और जंगल की चौकीदारी के लिए बहुत नफरी थी। मैं इसी नफरी में था। वहाँ जंगल के जो मुजरिम थे वो तरह तरह की चोरियाँ करते थे, जिनमें एक ये थी कि दरख्त काट कर ले जाते थे और दूसरा जुर्म जो कभी कभी देखने में आता था वो ये था कि ये लोग शेरों और हिरनों को फंदों में फांसते थे। इनमें चीते भी शामिल थे या जहरीली ग़िज़ाएं फेंक कर इन्हें मारने की कोशिश करते थे। फिर इनके मुर्दार उठा ले जाते और इनकी खालें उतार कर शहरों में बेचते थे। अंग्रेज़ और राजे महाराजे इन चीज़ों की मुँह मांगी कीमत देते थे। इन चोरियों के अलावा जंगल में डाकू आकर छुप जाते और अगवा की हुई औरतों को भी छुपाया करते थे। वहाँ इन्हें पकड़ना आसान नहीं होता था। मैं आपको जो कहानी सुनाने लगा हूँ ये ऐसे ही जंगली चोरों की एक वारदात है। उस वक्त मैं जवान था। जंगल की नौकरी का शायद 6ठा साल था। मैं जंगल से और उसके खतरों से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था। मुझे अभी ये मालूम नहीं था कि जंगल के चोर शेरों वगैरह को जहर भी दे देते हैं। एक रोज़ एक अंग्रेज़ कप्तान शिकार खेलने के लिए आया। मुझे उसके साथ भेजा गया। वो दरख्त पर मचान बंधवा कर शेर मारना चाहता था। तमाम इंतजामात कराए गए। दिन के पिछले पहर हम इसे मचान तक छोड़ने के लिए गए। अचानक मेरी नज़र एक दरख्त के नीचे पड़ी। मुझे तने की दूसरी तरफ एक धारीदार शेर का पिछला हिस्सा नजर आया। उसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। फासला मुश्किल से 20 गज होगा। मैंने कप्तान को रोक लिया और इशारे से उसे शेर दिखाया। उसने राइफल दोनों हाथों में पकड़ ली और बैठकर आगे से रखने लगा। लेकिन शेर उठ खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। वो तने की ओट से सामने आ गया। थोड़े से कदम चलकर वो रुक गया। उसने हमारी तरफ देखा। कप्तान ने राइफल कंधे से लगा ली, मगर जल्द ही उसने राइफल कंधे से हटा ली और शेर को देखने लगा। मैं भी हैरान था कि ये क्या मामला है। शेर इतनी मोहलत नहीं दिया करता। वो हमला करता है या बिजली की चमक की तरह गायब हो जाता है। लेकिन वो खड़ा हमें देख रहा था। वो फिर चल पड़ा, लेकिन उसके कदम डगमगा रहे थे। शेर फिर रुक गया। कप्तान उसे देखता रहा। शेर ने जोर से उबकाई ली। उसका सर नीचे को हो गया, टांगें दोहरी हो गईं और वो एक पहलू पर गिर पड़ा। कप्तान ने 2-4 मिनट इंतजार किया। जब देखा कि शेर ने कोई हरकत नहीं की तो आगे चला गया। मैं भी उसके साथ था। शेर मर चुका था। कप्तान तजुर्बेकार था। उसने मुझे कहा कि एक आदमी को यहाँ किसी झाड़ी में छुपा दिया जाए और बाकी सब वापस चले जाएं। मैंने गोमल नाम के एक मुलाजिम को वहाँ रहने के लिए कहा और कप्तान ने उसे उर्दू ज़बान में समझाया कि वो झाड़ी में छुपकर शेर को देखता रहे। अगर कोई आदमी शेर की खाल उतारने के लिए आए तो इसे पकड़ने की कोशिश करे और अगर वो ज़्यादा हो तो इनका पीछा करके देखे कि वो कहाँ जाते हैं। कप्तान ने यह भी कहा कि रात से पहले खाल उतारने कोई नहीं आएगा। शेर को खाल चोरों ने जहरीला गोश्त खिलाया है। वो रात के वक्त इसकी खाल उतारने आएंगे ज़रूर। हम सब कप्तान के साथ वापस हो गए। उसने हमारे अफसर को बताया कि जंगल में कोई खाल चोर आ गया है। मुझे 8-10 आदमी दो, जिनके पास राइफलें हों तो अच्छा है, वरना बर्छियों से मुसल्लह हों। इसे आदमी दे दिए गए।
वो शेर के इर्द गिर्द इन आदमियों को छुपाकर खाल चोरों को पकड़ना चाहता था। हमारा साहब भी साथ चल पड़ा। वो तमाम आदमियों को बताता जा रहा था कि इन्हें क्या करना है। जब हम शेर की जगह पहुंचे तो 1.5-2 घंटे गुजर चुके थे। हम ये देखकर हैरान रह गए कि वहां शेर पड़ा था, मगर उसकी खाल और सर गायब था। मैंने गोमल को आवाज़ें दी, उसे हम झाड़ियों में छुपा आए थे। उसका कोई जवाब न मिला। उस झाड़ी की तरफ गए जहां वो छुपा हुआ था। वो हमें मिल गया, लेकिन मरा हुआ। उसकी पीठ में खंजर या चाकू के 2 गहरे जख्म थे और एक वार दिल पर था। उसकी लाश खून से लाल हो गई थी। हम जंगल के जितने मुलाजिम थे सब पर खौफ तारी हो गया। ये किसी जिन या भूत प्रेत की कोई कार्रवाई मालूम नहीं होती थी। शेर के मुर्दार को फौरन जमीन में दबा दिया गया ताकि उसका जहरीला गोश्त कोई दूसरा शेर न खा ले। अगर शेर की खाल ना उतारी जाती और हमारा आदमी ना मारा जाता तो ये समझ लिया जाता कि शेर को किसी जहरीले सांप ने डस लिया है और वो किसी बीमारी से मर गया है। ये खाल चोरों का काम था। साहब ने हुक्म दिया कि तमाम जंगल में गश्त का इंतजाम किया जाए और 2 आदमी राइफलें लेकर हर वक्त गश्त पर रहें। इलाके तकसीम करके पहरे मुकर्रर कर दिए गए। पुराने मुलाजिम बताते थे कि इनकी याद में ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ था। बहुत अरसा पहले फंदों में जानवर फंसाने और खालें उतारने की 3 वारदातें हुई थीं। ये पहली बार थी कि शेर को जहर दिया गया और उसके एक साथ एक आदमी भी मारा गया। कप्तान शिकार खेले बगैर चला गया क्योंकि उसकी छुट्टी खत्म हो गई थी। हमने जंगल का पहरा शुरू कर दिया। पहरा सिर्फ दिन के वक्त होता था। रात के वक्त कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि दरिंदे रात के वक्त शिकार के लिए निकलते थे। 3 दिन बहुत सारे आदमी जंगल में गश्त करते रहे। चौथे दिन का वाकया है कि मैं अकेला जंगल में गया। मुझे हुक्म मिला था कि मैं जाकर देखूं कि पहरे वाले कहीं बैठ तो नहीं जाते। मैं टट्टू पर सवार था और मेरे पास सरकारी बंदूक थी। मैं बहुत दूर चला गया जहां जंगल ज्यादा घना था और छोटी छोटी पहाड़ियां भी थीं। वहां एक पथरीला टीला था। जंगल में दूर तक देखने के लिए टट्टू को टीले पर चढ़ा ले गया। वहां से मुझे एक नदी नजर आई। तकरीबन 200 गज दूर एक जवान लड़की खेतों में से निकलकर नदी पर गई। वो जंगल के किसी मुलाजिम की बेटी नहीं थी, न ही जंगल में काम करने वाले किसी मजदूर की बेटी थी। उसने कीमती कपड़े पहने हुए थे और दूर से वो बहुत खूबसूरत नजर आती थी। ऐसी लड़की कभी जंगल में नहीं देखी जा सकती। कोई ऐसी शिकारी पार्टी भी नहीं आई थी जिसके साथ लड़की हो। वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। मैं इसे देखकर डर गया। वो किसी मरी हुई लड़की की बदरूह या औरत के रूप में आई हुई चुड़ैल लगती थी। जरा ही देर बाद वो नदी में उतरकर कपड़ों समेत नहाने लगी। वो अकेली थी, कोई और औरत या मर्द नजर नहीं आ रहा था। मैं अब ये सोच रहा था कि ये औरत नहीं, ये अभी गायब हो जाएगी या मछली बनकर नदी में गुम हो जाएगी। जंगल के इस हिस्से के मुतालिक बहुत सी ऐसी बातें मशहूर थीं कि यहाँ बदरूहें और जिन रहते हैं। इसी वजह से जंगल का कोई मुलाजिम इस तरफ नहीं जाता था। मेरी मुलाजमत से पहले सुना था कि इस हिस्से में 3-4 लाशें मिली थीं। कुछ पता नहीं चलता था कि वो किस तरह मरे थे। इन्हें दरिंदों ने नहीं मारा था। मैं ऐसी ही बातें सुन सुनकर डरा हुआ था, इसलिए आगे जाने की बजाय मैं टीले पर चढ़ गया था। इतनी खूबसूरत लड़की को देखा तो लोगों की बातें सच मालूम होने लगी। मैंने टट्टू की बाग खींचकर मोड़ ली और टीले से उतर आया। इस वक्त मैं जवान था, अभी शादी भी नहीं हुई थी, जिसमें ताकत और खून में जोश था। बेशक मैं जिनों से नहीं लड़ सकता था, लेकिन दिल कह रहा था कि बुज़दिलों की तरह भागना नहीं चाहिए। देखना चाहिए कि लड़की किस तरह गायब होती है और कौन सा रूप धारती है। ये सोचकर मैंने टट्टू को टीले की दूसरी तरफ मोड़ लिया, जिस तरफ से नदी गुजरती थी। आगे गया जहां नदी का मोड़ था। वहां से मुझे दरख्तों में से वो जगह अच्छी तरह नजर आ रही थी जहां वो लड़की नहा रही थी। टीले से उतरने और नदी के मोड़ पर पहुंचने तक थोड़ी देर लग गई। वो जगह मुझे अच्छी तरह नजर आ रही थी, लेकिन अब लड़की गायब थी। मैं दरख्तों में से उसे नजरों से ढूंढने लगा। मैं इस जगह को अभी देख ही रहा था कि एक हिरन वहां जाहिर हुआ। बहुत खूबसूरत हिरन था। उसने इधर उधर देखा, नदी तक गया, पानी पिया और हटकर झाड़ियों में गायब हो गया। मुझे यकीन हो गया कि यह हिरन वही लड़की है और असल में ये जिन है। मैंने कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और वहां से टट्टू को घुमा लिया। टट्टू 8-10 कदम चला होगा कि तकरीबन 50 गज सामने एक रीछ खड़ा देखा। बहुत बड़ा रीछ था। रीछ इतना दिलेर नहीं होता कि इंसान को देखकर खड़ा रहे।
भाग जाता है, लेकिन ये रीछ मेरा रास्ता रोककर खड़ा था और मेरी तरफ देख भी रहा था। ऐसे पता चलता था जैसे वो मेरा रास्ता रोक रहा है। मैंने टट्टू रोक लिया। मेरे दिल में यही डर बैठ गया कि ये वही जिन या बदरू है जो पहले लड़की बना, फिर हिरन बना और अब रीछ की शक्ल में सामने आ गया है। मेरे पास 2 नाली बंदूक थी, लेकिन मैं 2 वजह से बंदूक नहीं चला सकता था। एक तो ये थी कि हमें दरिंदे मारने की इजाज़त नहीं थी, और दूसरी वजह ये थी कि ये रीछ दरअसल जिन या बदरू था। इस पर गोली चलाकर मैं खुद नहीं मरना चाहता था। मैंने टट्टू को मोड़ लिया और दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। रीछ वहां से चला और मेरे सामने खड़ा हो गया। वो बिल्कुल खामोश था। मैंने टट्टू रोक लिया और रीछ को जिन समझते हुए बुलंद आवाज से कहा, मैं गलती से इधर आ गया हूँ। मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। मेरी गलती माफ कर दो और मुझे जाने दो। रीछ वहीं खड़ा मुझे देखता रहा। इस वक्त तक टट्टू रीछ से नहीं डरा था। अचानक रीछ ने मुंह से अजीब सी आवाज निकाली और वो पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। इसका कद बहुत ऊंचा था। अगर वो असल में रीछ ही होता और मुझे इस पर गोली चलाने की इजाजत होती तो मैं इसे फौरन मार लेता। उसने अपना सीना पूरे का पूरा आगे कर दिया था, मगर मैं मजबूर था। टट्टू ने रीछ की आवाज सुनी और उसे खड़े होते देखा तो बिदक कर पीछे को मुड़ा और दौड़ पड़ा। जानवर दरिंदों से बहुत डरते हैं। टट्टू भागा तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मुझे डर था कि रीछ या वो जो कुछ भी है मेरे पीछे आकर मुझे और टट्टू को मार डालेगा। मैंने टट्टू को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो मुंह जोर हो चुका था। मैंने उसकी बागें खींची, लेकिन इस पर कोई असर न हुआ और वो एक गलत तरफ मुड़ गया। दरख्तों की टहनियां मेरे मुंह को लग रही थीं। मैं मजबूती से बैठा रहा। टट्टू निहायत होशियारी से दरख्तों और झाड़ियों में से रास्ता बनाता हुआ जा रहा था। मैंने ये भी इरादा किया कि किसी दरख्त का टहन पकड़कर उसके साथ लटक जाऊं और टट्टू को जाने दूं, लेकिन टट्टू बहुत ही तेज दौड़ रहा था। मैंने पीछे देखा। रीछ नजर नहीं आ रहा था, मगर मुझे डर इसलिए ज्यादा लग रहा था कि टट्टू मुझे जंगल के खतरनाक हिस्से में ले जा रहा था, जिसके मुतालिक मैंने खौफनाक कहानियां सुनी हुई थी। आगे जंगल घना था और चट्टानें भी थीं, जिनमें से बाज ऊंची थीं और बाज सीधी दीवारों की तरह थीं। ये जगह देखकर ही डर लगता था। अचानक भौंकने की आवाजें सुनाई दी और 6-7 भेड़िए कहीं से आ गए। भेड़ियों को देखकर टट्टू यकलख्त रुक गया और फौरन ही रुख बदलकर भाग उठा। भेड़ियों से घेरने के लिए चारों तरफ हो गए। 2 से सामने से रोकने लगे। मेरा अब बच निकलना नामुमकिन था। मैं कंधे से बंदूक उतारने लगा। ऐन उसी वक्त टट्टू ने तेजी से रुख बदला और बाएं तरफ को मुड़ गया। मैं संभल न सका और दाएं तरफ गिर पड़ा। मैं एक घनी झाड़ी में गिरा, इसलिए कोई चोट नहीं आई। बंदूक का कुछ पता न चला कि कहाँ गिरी। मेरा तो ख्याल था कि 3-4 भेड़िए मुझे 2 मिनट में चीर फाड़ देंगे, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। भेड़िए टट्टू के पीछे चले गए। मैं थोड़ी देर झाड़ी में छुपा रहा। टट्टू के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं जो दूर चली गई थीं। फिर मैंने टट्टू की ऐसी आवाज सुनी जैसे वो सख्त मुसीबत में हो। भेड़ियों ने उसे पकड़ लिया था। उसके बाद खामोशी हो गई। मैंने ये फैसला किया कि भेड़िए टट्टू को खाने में लगे हुए हैं। इतनी देर में मुझे वहां से निकल जाना चाहिए। मैं झाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। बहुत खौफनाक जगह थी। एक तरफ ऊंची चट्टान की स्याह दीवार थी, बाकी इलाका दरख्तों से भरा हुआ था। मैं अपनी बंदूक ढूंढने लगा। ये सरकारी बंदूक थी जो गुम कर देने पर मुझे सजा मिल सकती थी। मैं ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा। अचानक किसी ने पीछे से आकर मुझे बाजुओं में जकड़ लिया। मेरे जिस्म को एक तरफ झटका दिया, लेकिन वो आदमी मेरी निस्बत ताकतवर था। किसी दूसरे आदमी ने मेरे सर और मुंह पर कपड़ा डाल दिया और गर्दन के गिर्द मालूम नहीं किस तरह बांध दिया, और फिर उन्होंने मेरे हाथ पीछे करके रस्सी से कसकर बांध दिए। इसके साथ ही एक आदमी ने कहा कि खामोशी से हमारे साथ आ जाओ। एक ने मेरे एक कंधे पर और दूसरे मेरे दूसरे कंधे पर हाथ रख दिया और वो मुझे अपने साथ चलाने लगे। मैंने इनसे पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों पकड़ा है, और मैंने इन्हें यह भी कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पकड़कर क्या करेंगे। तुम हमें पकड़ने आए थे, एक ने कहा। हमने तुम्हें चट्टान पर खड़े देखा था। मैं इन्हें भी जिन ही समझने लगा। मैं इनकी मन्नतें करता गया कि मुझे छोड़ दें, लेकिन वो खामोश रहे और धकेलते हुए आगे ही आगे ले जाते रहे। शायद 1 घंटा गुजर गया था। जब थोड़ी दूर से किसी की आवाज़ सुनाई दी, एक ही मिला। मेरे साथ वाले एक आदमी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, अभी एक ही मिला है।
बाकी 2 रहते हैं, इधर ये अकेला ही आया था। मैं दिल ही दिल में दुआएं करने लगा कि या खुदा पहरा देने वाले इधर आ निकले और मुझे बचा लें। इसके साथ जब मुझे ये ख्याल आया कि ये इंसान नहीं जिन हैं जो इंसानों की तरह बातें कर रहे हैं, तो मेरे जिस्म की ताकत ही ख़त्म हो गई। फिर आवाज़ आई, यहाँ बिठा दो। मेरी आंखों पर कपड़ा पड़ा हुआ था, इसलिए देख न सका कि कौन है। आवाज़ों से मालूम होता था कि वहाँ बहुत से आदमी हैं। पके हुए गोश्त की खुशबू भी आ रही थी। मुझे बिठा दिया गया और पूछा गया, तुम शेर की खाल ढूंढ रहे हो या खाल उतारने वालों को? मैं कुछ भी नहीं ढूंढ रहा। मैंने इल्तिजा की और कहा कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। घबराओ नहीं, उसने कहा, तुम्हारे सारे साथी यहाँ आ जाएंगे, हम सबको शेर की खाल देंगे। वो हमें ढूंढ रहे हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। उसने अपने आदमियों से कहा, इसे वहीं फेंक दो, कल इसकी खाल उतारकर डाक बंगले के बरामदे में फेंक आना। मैं बहुत ही मजबूर था। आंखों पर कपड़ा और हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे, और ये डर भी था कि ये लोग इंसान नहीं कोई और ही मखलूक है। उन्होंने मुझे उठाया और एक तरफ ले गए। शायद चट्टान पर शायद हम चट्टान पर चढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे ऊपर को धकेला, मैं चढ़ता गया। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ से दबाव डालकर मुझे झुका दिया और आगे को धकेला। 3-4 कदम आगे चलकर उन्होंने मुझे फिर सीधा किया। थोड़ी दूर आगे चलाकर मुझे बिठा दिया। उन्होंने मेरी टांगें लंबी करके टखने इससे बांध दिए। फिर मेरे सर और मुंह पर डाला हुआ कपड़ा खोल दिया। मैं समझा कि कपड़ा बहुत देर आंखों पर रहने की वजह से अंधेरा है और अभी आंखों को सब कुछ नजर आ जाएगा, लेकिन अंधेरा पैसे का पैसा ही रहा। उस वक्त मैं समझा कि यह गार है। गार का मुंह नजर नहीं आता था, ये कोई लंबा चौड़ा गार था, चौड़ा और ऊंचा भी था, आगे जाकर घूम जाता था। वो आदमी चले गए और मैं सोचने लगा कि ये क्या मामला है, ये लोग कौन हैं? क्या ये जिन हैं या इंसान हैं? मुझे ये याद आ गया कि पुराने मुलाजिमों ने मुझे बताया था कि जंगल में डाकू आकर छुपा करते हैं। मैं जिस जमाने की बात सुना रहा हूँ, ये पहली जंग अजीम के फौरन बाद का जमाना था। उस वक्त हिंदुस्तान में डाकुओं का बहुत शोर था। लोग काफिलों में सफर करते थे और अक्सर लूटे जाते थे। रेलगाड़ियों पर भी डाके पड़ते थे। जवान लड़कियां अगवा होती थी और डाकू ऐसे जंगलों में छुपा करते थे। अंग्रेज उनके खिलाफ पुलिस और फौज को इस्तेमाल किया करते थे। मुझे ये ख्याल आया कि ये डाकुओं का कोई गिरोह है जो आर्जी तौर पर यहाँ आ छुपा है और शेर की खाल भी इन्होंने ही उतारी है। लेकिन नद्दी वाली लड़की, हिरन और रीछ याद आए तो मुझे शक हो गया कि ये लोग इंसान नहीं। और जब मुझे याद आ गया कि ये लोग मेरी खाल उतारेंगे तो मेरा दिमाग बेजान हो गया। वहां से निकलने की कोई सूरत नहीं थी। खुदा को बहुत याद किया, दुरूद शरीफ याद था, वही पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आई कि अगर मरना ही है तो मैं बुज़दिली से क्यों मरूं? जरा सा भी मौका मिले तो मैं लड़ूंगा और निकलने की कोशिश करूंगा। मजबूर जानवर की तरह नहीं मरूंगा। ये शायद खुदा के कलाम का असर था कि मेरा दिल दिलेर हो गया। मैंने टांगे और बाजू हिलाकर देखा, रस्सियां बहुत पक्की बंधी हुई थी। फिर मैं सरककर पीछे कार की दीवार के साथ गया और पीठ पीछे बंधे हुए हाथों से दीवार को महसूस करने लगा कि अगर यहाँ कोई किनारे वाला पत्थर हो तो इसके साथ हाथों वाली रस्सी को रगड़ता हूँ, शायद कट जाए। मैंने सरक सरक कर दीवार कई जगह से टटोली, मगर किसी भी जगह नोकीला या तीखे किनारों वाला पत्थर नहीं निकला था। इधर से मायूस होकर मैं कार के फर्श पर कोई उभरा हुआ पत्थर टटोलने लगा, मगर मेरी मुराद पूरी न हुई। इतने में बाहर से किसी के अंदर आने की आवाजें सुनाई दी। मैं बैठा रहा। अब गार में मुझे इतना नजर आने लगा था जितना रात के अंधेरे में बाहर खुले आसमान के नीचे नजर आता है। 2-3 साए से मेरे करीब आए। एक ने मेरे पांव को ठोकर मारकर कहा कि क्यों रे, शेर की खाल ला दूं? फिक्र न कर, कल तेरी खाल तेरे साहब को दे देंगे। मैं चुप रहा। फिर उसने किसी को धक्का दिया और कोई मेरे करीब बैठ गया। उसने कहा, इधर से भागने की न सोचना, ये छोकरी तुझे बताएगी कि हम कौन हैं। और साए बाहर को चले गए। वो चले गए तो मुझे सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दी। ये कोई औरत थी जो मेरे पास बैठी हुई रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, तो उसने बताया कि वो हिंदू लड़की है। 14-15 दिन गुजरे, उसकी शादी होनी थी। उसकी टोली अपने गांव से ससुराल के गांव जा रही थी। दिन का वक्त था। 7-20-22 बाराती थे। ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का सफर था। ये लोग पैदल जा रहे थे। आधे रास्ते में डाकुओं ने हमला किया। उन्होंने मालूम नहीं कितने ही बारातियों को कत्ल कर दिया, बाकी भाग गए।
इस लड़की को डाकू उठा के ले गए, जेवरात और नकदी भी लूट ली और इस जंगल में आ गए। इस लड़की ने अभी अपने दूल्हा को देखा भी नहीं था कि यहाँ लाकर डाकुओं का लीडर इसे रोजाना शाम के वक्त शराब पिलाता और फिर उसे अपनी अय्याशी का जरिया बनाता था। लड़की ने कहा कि वो बहुत ताकतवर आदमी है, इसके साथ 16 आदमी हैं। वो इसका गुलामों की तरह हुक्म मानते हैं। इसके सिवा किसी और को इजाजत नहीं कि मुझे बुरी नजर से देखे। उसने इस कार से थोड़ी दूर बेलों झाड़ियों की बड़ी खूबसूरत जगह बनाई हुई है। एक रोज उसने अपने आदमियों से कहा कि मुझे नीचे बिछाने के लिए शेर की खाल चाहिए, इसके साथ शेर का सर भी होना चाहिए। मैं उसके पास बैठी हुई थी। एक आदमी ने उसे कहा कि जंगल में गोली चलाई तो पकड़े जाएंगे, जहर से शेर को मारेंगे। 4-5 रोज गुजरे। उसके आदमी जंगल में जाते रहे लेकिन शेर की खाल न मिल सकी। एक रोज उन्होंने उसे यह खबर सुनाई कि एक शेर ने उनका फेंका हुआ जहरीला खरगोश खा लिया है और दूसरे दिन वो शेर की खाल ले आए जिसके साथ सर भी है। आज नदी पर तुम नहाने गई थी? मैंने उससे पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। एक आदमी मुझे रोजाना नहलाने और टहलाने के लिए ले जाता है। वो दूसरी जगह जाके बैठ जाता है और मैं कपड़े समेत नहाने के लिए चली जाती हूँ। तुमने वहाँ हिरन देखा था? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। मेरी हालत तो ऐसी हो गई है कि कुछ पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ और आगे पीछे क्या है। यह आदमी वहशी है। वो फिर रो पड़ी। मेरे शकूक रफे हो गए। नदी में नहाने वाली यही मजलूम लड़की थी जिसे मैं जिन और बदरू समझता रहा। हिरन इत्तेफाक से वहां आ गया था और जिस रीछ ने मेरा रास्ता रोका था वो भी इत्तेफाक था। मेरा दिमाग ठिकाने आ गया और खून जोश मारने लगा। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि खुद भी निकलने की कोशिश करूंगा और इस लड़की को भी निकाल लूंगा। मैंने इससे बहुत सी बातें पूछी। इसने बताया कि जब वो इसे यहाँ लाए थे तो दिन रात उसे सरदार अपने साथ रखता था, लेकिन 5-6 दिनों से उसे कार में छुपा देता है, थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकालता है और रात को उसे अपने साथ रखता है। इसके आदमी ने इसकी वजह ये बताई थी कि वो एक आदमी को कत्ल करके शेर की खाल लाए हैं। लड़की ये सारी बातें सरदार के पास बैठी सुन रही थी। इन लोगों ने अंग्रेज कप्तान को वहां देखा था। 3 डाकू करीब ही कहीं छुपे हुए थे। वो शेर का पीछा कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि शेर जहर से मरने वाला है। वो उसके मरने के इंतजार में छुपे हुए थे। उन्होंने देख लिया था कि हम एक आदमी को वहां छुपाकर वापस आ गए थे। हम अंग्रेज कप्तान के साथ वहां से दूर चले गए तो उन्होंने हमारे आदमी को कत्ल कर दिया और शेर की खाल और सर उतार कर ले गए। लड़की ने इनकी बात सारी सुनी थी। उन्होंने ये भी देख लिया था कि जंगल की गार्ड ने गश्ती पहरा शुरू कर दिया है। डाकुओं के सरदार ने अपने आदमियों से कहा था कि वो पहरेदारों पर नजर रखें। अगर कोई इस हिस्से में आए तो इसे पकड़ लाएं और इसे कत्ल करके जमीन में दबा दें। उसने ये भी कहा कि लड़की को सारा दिन बाहर न रखा जाए, कहीं ऐसा न हो कि पुलिस अचानक इधर आ निकले। चुनाचे जिस वक्त हमारे पहरेदार जंगल में गश्त करते थे, डाकू झाड़ियों या दरख्तों में छुपकर उन्हें देखते रहते थे। सिर्फ मैं ही बदकिस्मत था जो इधर आ निकला। अगर रीछ न मिलता तो मैं टीले से ही वापस चला जाता, लेकिन मुझे मौत वहां तक ले गई। मैंने लड़की से पूछा कि गार के बाहर कोई पहरे पर खड़ा होता है। उसने बताया कि आज के मुताबिक वो कुछ नहीं कह सकती। इससे पहले वहां किसी का पहरा नहीं होता था। उन्हें यकीन होगा कि लड़की भागकर जाएगी तो जाएगी कहाँ। वो रात के वक्त दरिंदों की डरावनी आवाजें सुनती रहती थी। डाकुओं ने एक लड़की को मेरे पास बिठाकर ये भी न सोचा कि वो मेरे हाथ और पैरों को खोल देगी। इससे मैं ये समझ गया कि जंगल के इस हिस्से में इन्हीं की हुक्मरानी है, जहाँ के मुतालिक इन्हें यकीन है कि कोई भाग नहीं सकता, वरना वो ऐसी बेएहतियाती ना करते। लड़की ने कहा, अगर मुझे पता चल जाए कि उन्होंने शेर को जो जहर दिया था वो उन्होंने कहाँ रखा हुआ है तो मैं खाकर मर जाऊं। उस वहशी ने मुझे कहा था कि रानियों की तरह ऐश करना चाहती हो तो मेरे साथ रहो, लेकिन मैंने उसके सर पर पाँव पर सर रख कर कहा था कि मुझे घर जाने दो। उसने कहा कि तुम घर नहीं जा सकोगी, मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें किसी नवाब या महाराजा के हाथों बेच दूंगा। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, यहाँ से किस तरह निकलूं। उसने ये भी बताया कि रात के वक्त एक आदमी उसे गार में से लेने आता है और अपने सरदार के हवाले करता है। सुबह तक वो उसके साथ रहती है और जब वो जागती है तो वो उसे यहाँ ले आते हैं। तो सरदार ने अपने आदमी से कहा था कि कल सुबह उसे कत्ल कर देना और उसकी खाल और सर उतार कर डाक बगले के करीब फेंक आना, ताकि जंगल के दूसरे लोग खौफ ज़दा हो जाएं। मैंने लड़की से कहा कि वो मेरे साथ फरार के लिए तैयार रहे।
میں نے بہت دیر सोच कर एक तरकीब अपने जहन में तैयार कर ली। मुझे डर सिर्फ ये था कि वो हिंदू लड़की थी, बुज़दिलों की औलाद थी, अगर मुसलमान होती तो मर्दों की तरह मेरा साथ देती। मुझे इस लड़की पर एतबार नहीं था। मैंने उसे कहा कि वो मेरी रस्सियाँ खोल दे, लेकिन रस्सियाँ टखनों और कलाइयों पर इस तरह लिपटी रहने दे ताकि कोई अंदर आकर माचिस जलाकर देखे तो वो समझे कि मैं बंधा हुआ हूँ। मुझे ये यकीन नहीं था कि मैं जिंदा निकल जाऊंगा, लेकिन ये यकीन ज़रूर था कि भागने की कोशिश करूं या न करूं, अब मुझे मरना ही है।